अगला हेडिंग डालिए दिया सलाई उद्योग। होशंगाबाद वगैरह वो नोट बनाने के हैं बाद में, नोट बनाने जो आप आरबीआई वगैरह उसमें पढ़ते हो वो तो। होशंगाबाद वगैरह ये तो नोट बनाने के जो कारखाने, 20 के नोट, 50 के नोट, उनके जो कागज आते हैं वो आते हैं। वो क्या है, वो पेपर मिल है बाद में, वो पेपर मिल है जो उच्च क्वालिटी का कागज बनाती हैं। उस कागज को कोई दूसरा कॉपी नहीं कर सकता, कॉपी इजीली नहीं कर सकता। इसलिए हर कोई कागज से मुख्यतः, क्योंकि उस जो पेपर होता है ना उसकी भी अपनी एक वो रेंज होती है। जैसे अपन कहते हैं ना कई बार की कागज है वो, इसमें जीएसएम, हाँ जीएसएम जो वैल्यू होती है उसकी, भाई 70 जीएसएम है, 100 जीएसएम है, उसकी जो मोटाई होती है ना, तो उस मोटाई के साथ एक निश्चित मोटाई होती है और उसमें पेपर क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी और फाइन होती है। हालांकि भारत में अभी तक जो अधिकांशतः हम कहते ही हैं कि नोट बनाने का कारखाना, बाकी नोट के जो 80 से 90% जो कागज है वो हमारा बाहर से ही आयातित होता है। मुख्यतः इटली वगैरह, फ्रांस वगैरह, यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वहां से हम उस कागज को आयात करते हैं ताकि उस कागज की कॉपी इजीली नहीं हो पाए, लेकिन करने वाले कर देते हैं उसकी भी। इटली में भी तो बैठा होगा ना कोई ऐसा कि भाई भारत का जो नोट बनने का कागज है वो हमारे यहीं से जाता है, तो जो तस्कर है वो वहीं से ले आते हैं कि हाँ वो हमें भी दो। तो इसका मीनिंग है तस्करी करना कोई बड़ी बात नहीं, हो सकती है और होती भी, आपको पता है नकली नोट खूब आते हैं। नेक्स्ट लिखो दिया सलाई उद्योग। जो बोलते हैं मैच बॉक्स माचिस, तो इसका मीनिंग है जो मैच इंडस्ट्री जो होती है, ये दिया सलाई उद्योग जो होता है, इसका आधार क्या होता है? आधार एक तो मुख्यतः लकड़ी मानी जाती है, लकड़ी के अलावा लकड़ी, कागज, और केमिकली तरीके से इसमें क्या मिलाया जाता है? एक फॉस्फेट होता है और एक पोटेशियम का कोई रसायन होता है। तो फॉस्फेट और पोटेशियम रसायन है, इनको मिला के और फिर इसको बनाया जाता है, फॉस्फेट एवं पोटेशियम रसायन। अब इसके प्रॉपर जो रसायन है उनके तो नाम ध्यान नहीं है और याद करने भी नहीं है, केमिकली चीजें हैं, एग्जाम में पूछते भी नहीं है। बाई चांस अगर पूछ लिया जाए तो ये जरूर रहेंगे पोटेशियम और फॉस्फेट रसायन। साथ में लकड़ी या कागज, तो लकड़ी या कागज है वो तो उसका जो बेस होता है ना वो सामान्यतः वो बनाया जाता है। हार्ड या टफ कागज के द्वारा अलग अलग प्रकार की दिया सलाई आती हैं। कुछ के नीचे जो बेस है वो कागज यानी जो सॉफ्ट बनाई जाती हैं, और कुछ जो सामान्यतः अपन लेकर आते हैं थोड़ी सस्ती वाली जो लेकर आते हैं ना, उसमें सामान्यतः जो लकड़ी है, लकड़ी के डंठल का यूज ज्यादा होता है। कई आती हैं हल्की जो प्लास्टिक टाइप जो लगती हैं, तो कहीं ना कहीं फाइन कागज द्वारा तैयार की जाती है। तो आधार यह है मुख्यतः लकड़ी, कागज, फॉस्फेट और पोटेशियम रसायन, पोटेशियम रसायन। इसमें नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा दिया सलाई का प्रथम उद्योग गुजरात अहमदाबाद में स्थापित किया गया। दिया सलाई का प्रथम उद्योग या प्रथम कारखाना, दिया सलाई का प्रथम कारखाना अहमदाबाद में स्थापित किया गया। अहमदाबाद यानी गुजरात, अहमदाबाद में स्थापित किया गया। यह एक कुटीर उद्योग है। कुटीर उद्योग का मीनिंग समझ में आ गया?
मुख्यतः घरों के द्वारा ही, घरों के अंदर अधिक संचालित होता है, बड़ी इंडस्ट्रीज के रूप में नहीं है। यह एक कुटीर उद्योग है। यह एक कुटीर उद्योग है। कुटीर यानी जो छोटे इंडस्ट्रीज के रूप में होते हैं ना, यह एक कुटीर उद्योग है। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, जिसका सर्वाधिक विकास या इस उद्योग का सर्वाधिक विकास, इस उद्योग का सर्वाधिक विकास, आगे डैश करिए, लिखते रहो कंटिन्यूस, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल एवं तमिलनाडु, एवं तमिलनाडु में हुआ है। या सर्वाधिक विकास स्टेट के नाम लिख दो कंटिन्यूस, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। इसके बाद में नेक्स्ट, फर्नीचर उद्योग। आधार है वनों पर आधारित, मुख्यतः जो प्लांट या ट्री हैं उसके ऊपर या फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। भारत में इस उद्योग का सर्वाधिक विकास कहां पर हुआ है? मध्य प्रदेश। ये स्टेट है मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, जहां इसका सर्वाधिक डेवलपमेंट हुआ है। मध्य प्रदेश में विकास सर्वाधिक होने का रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है, और इन वनों के अंदर सबसे ज्यादा प्रमुख वृक्ष जो सागवान है, जो कि मुख्यतः फर्नीचर वाली लकड़ियों में प्रमुख माना जाता है। 3 सह वाला जो ग्रुप होता है ना, साल, सागवान, शीशम, वो अपने आप में फर्नीचर लकड़ी होती है। तो सर्वाधिक विकास मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, फर्नीचर उद्योग में, फर्नीचर उद्योग में सागवान या टीक, सागवान को टीक कहते हैं, सागवान या टीक, टीक वृक्षों का उपयोग, सागवान या टीक वृक्षों का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। उपयोग सर्वाधिक किया जाता है जो देश में, जो देश में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में उपलब्ध है, जो देश में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है या उपलब्ध है, जो देश में सर्वाधिक मध्य प्रदेश में उपलब्ध है या उत्पादित होता है, दोनों में से कोई भी लिख दीजिएगा। तो सागवान को कई बार क्या है, शॉर्ट में लिख देते हैं सागवान या सागौन, कि देश में मुख्यतः सागौन वृक्ष है, किस क्षेत्र में है, यह मध्य प्रदेश। और इस पे टिकी हुई प्रमुख जो इंडस्ट्रीज है वो अपनी फर्नीचर इंडस्ट्रीज। वन उत्पादों के ऊपर सबसे ज्यादा आमदनी जो प्राप्त करती है वो फर्नीचर इंडस्ट्रीज ही है। फर्नीचर इंडस्ट्रीज का मीनिंग अपने घर के अंदर सबसे ज्यादा जो लकड़ी या वनों से संबंधित जो उत्पाद होते हैं, तो लकड़ी से संबंधित सबसे ज्यादा उत्पाद अपने फर्नीचर का कार्य ही होता है, जो लकड़ी से घर में सबसे ज्यादा बना होता है। और इसकी वैल्यू भी काफी अच्छी होती है, क्योंकि लकड़ी सामान्यतः क्या आती है, महंगी आती है।
बाकी अगर लकड़ी पर आधारित अन्य उद्योगों की हम बात करें लाख, तो लाख की चूड़ियाँ ओरिजिनल मिलती नहीं आजकल। ये तो जो सीमेंट वगैरह के बुरादे वगैरह और जो मिट्टी वगैरह होती है ना, कई मिट्टी वाले मिनरल्स होते हैं, ये वाली चूड़ियाँ होती हैं जो कई बार अपन जाके कहते हैं ना आप लोग की लाख की चूड़ियाँ देना, तो वास्तविक लाख आजकल आता ही नहीं, वो कृत्रिम लाख आता है, या मुख्यतः कुछ इस प्रकार के आते हैं जो 200-300 रुपए की चूड़ियाँ जाती है ना। लाख की चूड़ियाँ मिलेंगी आपको 1000 से प्लस की। जो ओरिजिनल लाख है कम से कम 1000 रुपए से अधिक की चूड़ियाँ मिलती हैं। तो अब आप सोच लो गाँव के अंदर जो देते हैं आपको लाख के नाम से क्या देते हैं। पहले के जो बूढ़े लोग पहनते थे ना लाख की जो चूड़ियां पहनते थे, तो लाख की चूड़ियों की एक तो विशेषता होती है कि लाख बहुत ज्यादा टेम्परेचर होने के ऊपर अपने आप चूड़ियां धीरे धीरे मुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। एक तो सामान्यतः ये पहचान होती है, तो कुछ एक मिक्सअप कर देते हैं ताकि वो उस प्रकार का आकार ले ले। और एक हालांकि मेल्टिंग टेम्परेचर के अकॉर्डिंग धीरे धीरे आप किसी में भी देखोगे तो उनको बैलेंस करके नहीं रखते, कई बार सीधी रख देते हैं ना लोग, तो सीधी वाली में गड़बड़ है, तो आजकल क्या कर रखते हैं भाई, सीधी खड़ी करके नहीं रखे उनको, टेडी यूं गोले के अंदर रखते हैं। तो उस गोले में लाख की चूड़ियों को सामान्यतः जो गोल वाले जो बॉक्स आते हैं, बेंगल बॉक्स, उनके अंदर अधिक रखा जाता है ताकि लाख की चूड़ियां, भाई पढ़ाने वाला व्यक्ति भी हूं और एक पारिवारिक व्यक्ति, जंगल से थोड़ी ना आता हूं। लिखो तुम लोग बताने लायक ही नहीं हो कोई काम की बात। तो ये फर्नीचर इंडस्ट्रीज आपकी कंप्लीट, तो विनिर्माण के आधार पे उद्योग आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट अगला हेडिंग डालिएगा। हाँ उद्योग कंप्लीट हो गए, टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है अभी। अब अगला हेडिंग डालिए औद्योगिक विकास, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। चैप्टर के स्टार्टिंग में लिखवाया होगा ना फॉर्मेट आपको, औद्योगिक विकास कार्यक्रम, यही है ना। एक तो औद्योगिक विकास कार्यक्रम है, उसमें सरकार के द्वारा बनाए गए जो औद्योगिक नीतिगत प्रयास हैं, यानी नीतियां बना के और उन नीतियों के अकॉर्डिंग इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट करना, क्योंकि अलग अलग औद्योगिक नीतियों के अलग अलग ऑब्जेक्ट रहे हैं। शुरुआती तौर पे एक सामान्य कि हमें इंडस्ट्रीज को बढ़ाना है, तो इंडस्ट्रीज के लिए हमें क्या प्रयास करने चाहिए। तो सबसे पहले भारत सरकार ने स्वतंत्र होते ही तुरंत उसके बाद 1948, स्वतंत्र 1947 के तुरंत बाद 1948 भारत सरकार ने अपनी पहली इंडस्ट्रियल पॉलिसी जारी की, लेकिन उसमें उद्देश्य बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं थे, करना क्या है ये तय नहीं कर पाए। तो अगले 4-5 सालों बाद इनको समझ में आ गया कि हमने पंचवर्षीय योजनाओं में तो महत्व दिया एग्रीकल्चर को, और बात हम 1948 से इंडस्ट्रीज की कर रहे हैं। तो बाद में इनको कहीं ना कहीं ये लगा कि हमें इंडस्ट्रीज में सबसे पहले लोहा इस्पात उद्योग है उनको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी दूसरी इंडस्ट्रीज लगाने से पहले अपने को जो बेस इंडस्ट्रीज हैं उनको तैयार करना है, यानी आधारभूत उद्योग जो कि दूसरी इंडस्ट्रीज के लिए मशीनरी बना पाए। तो मशीनरी नहीं बनेगी तो दूसरी इंडस्ट्रीज लगाओगे कैसे। तो इनको आवश्यकता हुई कि पहले हमें लोहा इस्पात उद्योगों का विकास करना है। तो फिर उसमें कुछ विदेशी सहयोग या इन्वेस्टमेंट हमने लिए, और उसके बाद जैसे ही वो इन्वेस्टमेंट लेना हमने स्टार्ट किया 1956 में, 1956 में, तो उस समय हमारी औद्योगिक नीति को हमने जो पहले चली आ रही थी उसको चेंज कर दिया फिर, और चेंज करके उस औद्योगिक नीति में तय किया कि भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। जैसे कि दूसरी अपनी पंचवर्षीय योजना है 1956 से स्टार्ट होती है 61 तक, उस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भी यह था औद्योगिक विकास।
और इस नीति के इस पंचवर्षीय योजना के तहत या दूसरी औद्योगिक नीति के तहत हमने लोहा इस्पात उद्योगों का सर्वाधिक विकास किया। फिर बाद में हमें महसूस हुआ 1976-77 के आसपास जब चुनाव प्रक्रिया स्टार्ट हुई तो उस समय कांग्रेस बैकफुट पे थी अपने आपातकाल के कारण, और उस समय जनता पार्टी फ्रंट फुट पे थी जिसने सरकार बनाई भी थी। मोरारजी देसाई थे उस टाइम शायद, तो मोरारजी देसाई, आप पॉलिटी में पढ़ते हैं ये चीज़ें। तो 1977 के समय उनको ये लगा कि हमें जो पुरानी या परंपरागत जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हैं उनको चेंज करना चाहिए, क्योंकि 56 से 66 76 लगभग 20-21 साल हो गए थे, कोई नई पॉलिसी उस समय तक नहीं आई थी सामने। तो इसका मीनिंग है कि 1976 के जस्ट बाद में 1977 में जनता पार्टी ने अपनी तरफ से कांग्रेस सरकार के अलावा देश को प्रथम इंडस्ट्रियल पॉलिसी दी थी। पहली तो थी कांग्रेस सरकार वाली 48 वाली, 1956 वाली, लेकिन गैर कांग्रेस सरकार की पहली औद्योगिक नीति थी 1977। बाद में 1980 रिटर्न अगेन इंदिरा गांधी, तो वापस चेंज 1980 में। तो फिर इंडस्ट्रियल पॉलिसी फिर 1980 में एक और बनी, और उसके बाद में जो इंडस्ट्रीज पॉलिसी बनी उसका तोड़ अभी तक नहीं है। 1991 जिस समय अपने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह, वेरी गुड, जिन्होंने देश के अंदर एलपीजी को लेकर आए। एलपीजी का मीनिंग है जो इंडस्ट्रीज है उसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटिलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। उदारीकरण का मीनिंग क्या है? भाई उदारीकरण का सीधा सा मीनिंग ये है, सरकार के जो कठोर नीतिगत उद्योगों के लिए जो कठोर नीतियां थी उनको उदार बनाया गया। लाइसेंस प्रक्रिया वगैरह जिनकी अनिवार्यता थी, लाइसेंस वाला जिनकी अनिवार्यता थी, उनको नियमों को, रूल्स को उन्होंने थोड़े से लिबरल बनाए। इसका आपको पता है प्राइवेटिलाइजेशन, इसका मीनिंग है अधिकांशतः जो उद्योग है उनको निजीकरण कर दिया गया। पहले इंडस्ट्रीज थी वो अधिकांशतः गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर में थी, तो गवर्नमेंट को ये लगा कि मैं बहुत सारे कर्मचारियों को भर्ती करना पड़ेगा, आज तो भर्ती कर रही हूँ लेकिन बाद में कल पेमेंट कौन देगा? अगर बाई चांस से इंडस्ट्रीज नहीं चली तो सरकार को ये लग गया था कि उद्योगों को मैं सिर्फ अपने बलबूते के ऊपर नहीं चला सकती, तो मुझे बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेक्टर हैं जिनको निजीकरण के अंदर सौंप देना चाहिए कि दूसरे निजी व्यक्ति भी इनके ऊपर इंडस्ट्रीज ओपन कर सकते हैं। तो वर्तमान में लगभग जो इंडस्ट्रीज हैं वो सारी क्या हैं? निजी हैं। देश में केवल सार्वजनिक तंत्र के अंदर दो ही ऐसे उद्योग हैं जिसमें एक परमाणु खनिज है और एक परमाणु ऊर्जा है। परमाणु खनिज और परमाणु ऊर्जा, बाकी इसमें पहले रेलवे भी हुआ करता था। तो वर्तमान में रेलवे का भी क्या हो चुका है? प्राइवेटाइजेशन हो चुका है, निजीकरण हो चुका है, जिसमें कुछ विदेशी इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं धीरे धीरे। फिर ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग है कि हमारे यहाँ का जो मार्केट या उत्पाद है उनको वैश्विक स्तर पे पहुंचाना और वैश्विक उत्पादों के अपने देश में एंट्री देना, ताकि यहाँ जो माल है उसमें प्रतिस्पर्धा बढ़े और कस्टमर को इस चीज़ का फायदा हो। पहले प्राथमिकता थी, जैसे हम कहते हैं ना कि पहले की जो एजुकेशन है वो शिक्षक आधारित थी, उसमें सेंटर पॉइंट कौन था? शिक्षक था। गुरु को सब कुछ माना जाता था कि गुरु है तो सब कुछ है। लेकिन आज वर्तमान में कि पता है कि गुरु तो पढ़ाने के लिए ही है। अब वो टारगेट ये करे कि बच्चे को समझ में आ रहा है, किस तरीके से समझ में आए। तो आज वर्तमान की जो एजुकेशन पद्धति है वो शिष्य गुरु पे नहीं है, वो शिष्य आधारित, यानी छात्र या जो छात्र या बालिका है, यानी मुख्यतः स्टूडेंट के ऊपर आधारित है ये। तो उसी तरीके से पहले जो इंडस्ट्रीज है उस इंडस्ट्रीज को हम देखा करते कि ये सरकार के ऊपर आधारित है इंडस्ट्रीज, या अपन कह सकते थे कि जो लोग हैं वो मुख्यतः इंडस्ट्रीज की ओर देखते थे, और आज इंडस्ट्रीज देखती है कस्टमर की ओर। भाई कस्टमर क्या चाहता है वो इंडस्ट्रीज उत्पादित करती है। तो पहले अपने को ये देखना होता है कि भाई एक रेडियो आ जाए, क्योंकि पहले इंडस्ट्रीज कम थी कि भाई मार्केट में आज इसके डिमांडिंग है 1000 रेडियो की, कंपनी उत्पादन कम कर पा रही है, 500 रेडियो मार्केट में आए। कंपनी ने कहा कि भाई हम उत्पादन कम कर पा रहे हैं और एक रेडियो की कीमत 500 रुपये रहेगी। अब जिस व्यक्ति को लगता है कि मजबूरी में लेना ही पड़ेगा तो उस व्यक्ति को लेना ही पड़ता था कि 500 रुपये पे करके भी इतना महंगा रेडियो लेता था। उस समय के लिए काफ़ी पैसा था 500 रुपये भी। तो आज के जो टेलीविज़न की 50,000 जैसी कीमत लगती है ना, उस समय 500 की वैल्यू 50,000 के बराबर थी। तो इसका मीनिंग है कि आज की वैल्यू के अकॉर्डिंग देखें तो रेडियो आज भी इतने में आ जाता है, 500,000 रुपये में रेडियो आ जाता है। भाई बाकी अलग अलग क्वालिटी पे नहीं आने को 10,000 वाला भी नहीं लेके आओ आप।
कोई अलग अलग ब्रांड है जिसमें और भी बहुत सारी चीजें हों, लेकिन आने वाला मुख्यतः 500 और 1000 रुपए के आसपास से आ जाता है, और उस समय भी इतने ही रुपए में मिलता था। तो इसका मीनिंग है उस समय में बहुत बहुत ऊंचे पैसों पे बेचते थे। तो लोगों को उस समय इंडस्ट्रीज की तरफ देखना पड़ता था कि भाई उद्योग उत्पादन करे तो माल हमारे तक पहुंचे, क्योंकि विदेशी कंपनियों को हमारे यहाँ अनुमति नहीं थी। अनुमति थी तो इस शर्त पे थी कि आप लोगों का जो माल आ रहा है, जैसे आप 200 रुपए में इस मार्केट में इसको उतारने की सोच रहे हो, क्योंकि वो उनकी टेक्नोलॉजी हाई टेक्नोलॉजी थी, वो 150 रुपए में तैयार कर लेते, और वो सोचते कि भारतीय मार्केट में इसको 200 रुपए में उतार दें हम। इंडियन गवर्नमेंट उनसे टैक्स लिया करती थी 200% कितने कितने परसेंट, 200% टैक्स लिया करती थी, कि उनका 200-250 का जो माल था उसको 800-900 रुपए पहुंचा देती थी। अब अपने भारतीय मार्केट में वो 800-900 का रेडिया खरीदेंगे या 500 वाला, 500 वाला खरीदेंगे। तो इसमें भारतीय कंपनियों को बढ़ावा दिया गया था। तो धीरे धीरे अपने अपने ने सोचा कि भाई इंडस्ट्रीज है वो सिर्फ अपने बलबूते के ऊपर है, यानी कस्टमर का कोई भी ध्यान नहीं रख रहा है, कस्टमर को मजबूरी में सामान खरीदना पड़ रहा है। तो इन्होंने इसका क्या किया, ग्लोबलाइजेशन, यानी वैश्विक कंपनियों को इनवाइट करो और बिल्कुल मिनिमम टैक्स के ऊपर उनको कहो कि आप लोगों के ऊपर ये टैक्स वगैरह सब हटाए जाते हैं। तो उनको मिनिमम टैक्स के ऊपर उन कंपनीज को हमारे यहाँ अलाउ किया गया, और हमारे यहाँ अलाउ किया गया तो उनका जो माल 200-300 रुपए वाला था और हमारे वाला 500, तो एक तो हमारे वाले हैं धीरे धीरे धरातल पे आने लग गए कि भाई 300 रुपए में। अब विदेशी वाला जो 200-300 रुपए में आ रहा था उसकी क्वालिटी और इसकी क्वालिटी में फर्क, बेस्ट क्वालिटी टेक्नोलॉजी हाई टेक्नोलॉजी। तो इसका मीनिंग हमने बाद में उस माल को महत्व दिया, अपने वाले को कम दिया हमने। तो इस माल को महत्व दिया तो बाद में इस कंपनी में क्या हुआ कि इसको लगा कि मुझे अभी तकनीकी सुधार करना चाहिए। बाद में उन्होंने इनसे भी 2 फीचर एक्स्ट्रा जोड़ के, और कि भाई 300 रुपए ही और 2 फीचर ये विदेश वाली से एक्स्ट्रा है। तो बाद में धीरे धीरे इसका मीनिंग है कंपनीज के बीच में क्या होने लग गई, प्रतिस्पर्धा बढ़ने लग गई। हालांकि इससे हमारे जो लोकल इंडस्ट्रीज है उसके ऊपर एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है ग्लोबलाइजेशन का। हमारी स्थानीय जो उद्योग थे, या यूं कहें कि जो कुटीर उद्योग थे, कुछ ऐसे उद्योग जो हमारे घरों से संचालित थे, अब वो मशीनरी काम से और बाहरी देशों से इतनी भारी मात्रा में उत्पादन आने लग गए कि वो हमारे कुटीर उद्योग वाले जो व्यक्ति हैं वो मुख्यतः बाहरी आए हुए उस सामान को ही अपने पास ला के रख देते हैं। प्रतीकात्मक रूप से वो एक दो सामान बनाते रहते हैं कि ये भी अपन ने ही बनाया है, ये भी अपन ने, जब ये मंगवाया हुआ ज्यादातर चाइना से होता है। तो इसका मीनिंग है कि हमारे यहाँ का जो कुटीर उद्योग है लगभग ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण, ये आप पढ़ोगे शायद, आपके टॉपिक दिया हुआ भी है, ये अलग से है ना, ये वहां पढ़ना फिर। तो औद्योगिक नीति के बाद में औद्योगिक कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर या गलियारा। तो देश में ऐसे कुछ प्रमुख गलियारे बनाए गए हैं। औद्योगिक गलियारा के बाद में सेज कार्यक्रम, इसके बाद ये एक एलपीजी वाला लिख देना, शॉर्ट में एक करवा देंगे इसमें। उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण। नेक्स्ट है सार्वजनिक उद्योगों को विशेष दर्जे। या सार्वजनिक उद्योगों को विशेष दर्जा, जैसे मिनी रतन, नवरत्न, महारत्न।
कुछ ऐसी स्कीम या योजनाएं जो सरकार के द्वारा इंडस्ट्रीज को सस्ता लोन वगैरह, जैसे अपने राजस्थान के अंदर भी शायद मैंने आपको करवाई थी स्टार्टअप योजना वगैरह, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, ये वाली स्कीम, स्टैंडर्ड स्कीम, तो स्टैंडअप स्टार्टअप वगैरह, ये जो स्कीम वगैरह या कुछ लोन या योजना या स्कीम्स है जो हमारे यहाँ स्टार्ट की गई। इसमें फर्स्ट हेडिंग डाली है औद्योगिक नीतियाँ। तो राजस्थान राज्य में औद्योगिक नीतियां कौन कौन सी रही हैं? नाइनटीन 1978, 1991, 1994, 1998, 91, 94, 98। पहली खनिज नीति और पहली औद्योगिक नीति राजस्थान में एक ही है, 1978, जबकि देश में 1948। एक तो पहली को याद रखा करो और एक नवीनतम को याद रखा करो। तो राजस्थान में तो पहली 1978 और नवीनतम 2019, 1 जुलाई 2019, जबकि देश में पहले 1948 और नवीनतम 1991, 1991। तो 91 की जो नीति थी वो इस प्रकार की थी, उसके बाद में अपने को इंडस्ट्रीज पॉलिसी बनाने की आवश्यकता अभी तक महसूस नहीं हुई है। इसका मीनिंग काफी बड़े ब्रॉड कॉन्सेप्ट पे थी। तो इसमें लिखेगा औद्योगिक नीतियां, फर्स्ट पॉइंट इसमें लिखो, औद्योगिक विकास के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर औद्योगिक विकास के लिए सरकार के द्वारा समय समय पर औद्योगिक नीतियों को जारी किया जाता है। औद्योगिक विकास के लिए समय समय पर सरकार के द्वारा औद्योगिक नीतियों को जारी किया जाता है। लाइट आई नहीं क्या आज? भारत की प्रमुख औद्योगिक नीति कौन कौन सी हैं? फर्स्ट 1948, सेकेंड फिर 1956, फिर जनता सरकार आई थी तो गैर कांग्रेस की जो पहली औद्योगिक नीति थी 1977, फिर पुणे चेंज करके 1980। जनता सरकार है वो पंचवर्षीय योजना में किसको लेकर आई थी? भाई पंचवर्षीय योजना में एक ये नाम सुना होगा आपने, रोलिंग प्लान। क्या था रोलिंग प्लान? इन्होंने कहा कि पंचवर्षीय योजना में अपन क्या करते हैं, 5 साल में एक ही सेक्टर को टारगेट करके बैठ जाते हैं, जबकि अपने को रोलिंग प्लान है। ये मानो कि पंचवर्षीय योजना का एक रोल है, एक पहिया है। इस पहिए में जैसे फर्स्ट साल ये है, फर्स्ट ईयर जो ये है, इसमें तय करो कि अपने को एक सेक्टर को बढ़ावा देना है, उद्योग को। नेक्स्ट ईयर होगा उसके अंदर हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किस में करेंगे? कृषि में। उसके बाद में जो नेक्स्ट ईयर होगा उसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर या आधारभूत अवसंरचना है, आधारभूत अवसंरचनाओं के विकास के अंदर। तो इन्होंने कहा कि हम इसको एक जगह बांध के नहीं रखेंगे कि पूरा 5 साल ये एक ही जगह घूम रहा है उद्योग के ऊपर ही। ये इन्होंने कहा कि ये रोल करता रहेगा हर साल, जैसे इंडस्ट्रीज, फिर अगले साल ये रोल का मीनिंग है कि उसकी जो भागीदारी है किस इंडस्ट्रीज से जुड़ी हुई है, अगले साल उसका रोल चेंज हो जाएगा, दूसरे इंडस्ट्रीज में इन्वेस्टमेंट हम अधिक करेंगे। तो ये था अपने आप में एक रोलिंग प्लान। तो रोलिंग प्लान यानी एक एक वर्ष की योजनाओं के रूप में 5 वर्ष सिर्फ एक सेक्टर से रिलेवेंट
डेवलपमेंट नहीं करेंगे। बाद में आगे इसको पुनः 1 वर्षीय योजनाएं घोषित कर दिया था इनको, जो 66 से 80 के बीच में जो योजनाएं थी, तो कहा कि ये योजना अवकाश था। इंदिरा गांधी जी ने आके बाद में इसको क्या घोषित कर दिया कि ये योजना, सॉरी, इस समय 1977 और 78 के आसपास है, 78 और 80 के आसपास जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं उसके अंदर एक योजना अवकाश माना जाता है। एक पहला योजना अवकाश है, वो तो मुख्यतः कांग्रेस गवर्नमेंट के समय घोषित हो गया था 1966 से 1969 के समय। क्यों भाई? पंचवर्षीय योजना चलाने के लिए क्या चाहिए? फंड चाहिए, पैसा चाहिए। पैसा नहीं था उस टाइम। पाकिस्तान, चाइना वॉर, देश में पड़ने वाले भयंकर अकाल, तो दोनों तीनों बड़ी समस्याएं थी, जिसके बाद में सरकार के पास फंड नहीं था। तो उन्होंने कहा पंचवर्षीय योजनाओं के लिए हम बजट नहीं रख सकते, हम तो वार्षिक योजनाएं चलाएंगे अब। तो इस तरीके से वार्षिक योजनाएं 2-3 बार चलाई गई हैं। तो उसके अंदर एक ये समय भी रहा है, इसके बीच के अंदर भी। इसके बाद में अभी तक जो लेटेस्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी है वो है 1991, 1991। 1991 वाली है, इसके आगे लिख देना नवीनतम और जस्ट नीचे नोट में लिखिएगा नोट में लिखिएगा 1991 की औद्योगिक नीति में, 1991 की औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण को अपनाया गया। उन्नीस सौ इक्यानवे की औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण को अपनाया गया, जिसके बाद इंडस्ट्रीज का, जिसके बाद उद्योगों का तीव्र विकास हुआ है, जिसके बाद उद्योगों का तीव्र विकास हुआ है, जिसके बाद उद्योगों का तीव्र विकास हुआ है। इसके बाद में अगला जो औद्योगिक विकास के प्रयास में है, भारत के प्रमुख है जो औद्योगिक नीतियां, उसके बाद में नेक्स्ट कौन सा है? औद्योगिक कॉरिडोर या गलियारा। औद्योगिक कॉरिडोर एवं गलियारा। देखो, भारत में जो मुख्य इंडस्ट्रियल रीजन है, जैसे इस साइड में दिल्ली, दिल्ली मुंबई, इस साइड में दिल्ली कोलकाता की ओर, इस साइड में मुंबई बेंगलोर और चेन्नई की ओर। तो ये मुख्यतः जो इंडस्ट्रियल बेल्ट हैं, इन इंडस्ट्रियल बेल्ट को आपस में कनेक्ट करना, इंडस्ट्रीज के क्षेत्रों को आपस में कनेक्ट करना और कनेक्ट करके और उनसे उत्पादित माल को निर्यात केंद्रों तक तीव्र गति से पहुंचाना, ताकि उस निर्यात पॉइंट से उनको तेजी से बाहर की ओर निर्यात किया जा सके। और निर्यात करने का फायदा क्या होगा कि जो इंडस्ट्रीज है जो उत्पादन कर रही है वो कंटिन्यूस उत्पादन जारी रखेगी अपना। तो बड़ी समस्या क्या होती है, इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन तो है, उनका प्रोडक्शन कैपेसिटी है उनके पास, क्योंकि लेबर है उनके पास, लोग बेरोजगारी खूब बैठे हैं, लेबर है, लेकिन लेबर से वो उत्पादन करवा लेते हैं और बाद में लेबर को कुछ समय के लिए वो नहीं कहते कि भाई इंडस्ट्री से निकाल दिया, तो वो बहाने ढूंढते हैं फिर किस कारण। वो बाद में कहते हैं ना भाई दोपहर को 1.5 घंटे का जो रेस्ट था तो 2 घंटे क्यों रुका, कि नहीं मैं तो 1.5 घंटे ही रुका था। तो बाद में उसको रोज अगर उसी चीज के लिए परेशान किया जाए तो बाद में उसको खुद को लगेगा कि मैं तो 1.5 घंटे ही जाता हूँ और ये 2 घंटे का नाम लेते हैं।
तो इनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि भाई जो मैनेजमेंट वाला होता है उसको सीधा टारगेट दिया जाता है कि अभी अपने को लेबर ये 500, इसमें सिर्फ 100 ही चाहिए। तो 100 में से जो सबसे बेस्ट लेबर है, जो 1.5 घंटे का रेस्ट भी नहीं लेती है, उस लेबर को रखो। बाकी जो 1.5 घंटे की रेस्ट के नाम से और 1.5 घंटे रेस्ट ले रहा है, उसको भी निकालो। तो उनको ये लगता है कि जो मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी देने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है। तो बाद में सिर्फ काम काम के लेबर को, यानी जो क्रीम होती है उसको रखते हैं और बाकी लेबर को निकाल देते हैं। तो इसका मीनिंग बाकी लोग क्या हो गए? बेरोजगार। लेकिन जैसे ही उस इंडस्ट्रीज का माल निर्यात हो जाता है और वापस प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है, तो उन व्यक्तियों को वापस फोन किया जाता है कि तुम्हारा पहले का कार्य काफी अच्छा था, तुम्हारी शिकायतों से अच्छा बैटरी या बेहतरीन था, तो तुम वापस आगे काम कर सकते हो। तो इसका मीनिंग यह है कि उन लोगों के अंदर एक मौसमी बेरोजगारी छाई रहती है। मौसमी यानी जब डिमांड होती है तब तो उनको बुला लिया जाता है और जब डिमांड नहीं होती तब उनको निकाल दिया जाता है। तो ये कहा कि बेरोजगारों के साथ ऐसा नहीं हो, और ऐसा तब नहीं होगा जब इंडस्ट्री से उत्पादित माल को समय से निर्यात किया कर दिया जाए। और समय से निर्यात तब करेंगे जब इंडस्ट्रीज है उनकी कनेक्टिविटी बेटर हो, एक कॉरिडोर, एक गलियारे के रूप में हो। तो उन इंडस्ट्रीज का माल कलेक्ट करके उस गलियारे के माध्यम से निर्यात बिंदु, और निर्यात बिंदु से जहां उस माल की डिमांड होगी वहां उसको समय से निर्यात कर दिया जाए और आमदनी प्राप्त की जाए। तो उस इंडस्ट्रीज का जो माल प्रोडक्टिविटी है वो कंटिन्यू चलती रहेगी और उस इंडस्ट्रीज को बराबर पैसा भी मिलता रहेगा। तो उद्योगों को भी नुकसान नहीं होगा और उसमें काम करने वाले जो कामगार या जो बेरोजगार लोग हैं उनको भी कंटिन्यूस आमदनी प्राप्त होती रहेगी। तो इस गलियारा परियोजना को इसीलिए अपनाया गया है कि उद्योगों का अधिक विकास हो पाए और मुख्यतः माल का निर्यात है वो समय पर हो पाए। तो इसके लिए जो प्रमुख गलियारा, देश में सबसे प्रसिद्ध जो गलियारा है वह है दिल्ली मुंबई कॉरिडोर। वैसे इसको नाम दिया जाता है DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो दिल्ली और मुंबई के बीच में जो इंडस्ट्रीज है उनको जोड़ने वाला गलियारा है, जो इन इंडस्ट्रीज को जोड़ के और उसके बाद में मुंबई बंदरगाह पे माल निर्यात करे और बाद में उनसे ये इंडस्ट्रीज अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकती हैं। तो कॉरिडोर या गलियारा परियोजना इंडस्ट्रीज में या उद्योगों में क्यों अपनाया जाता है? तो इसलिए अपनाया जाता है ताकि औद्योगिक उत्पादन है वो कंटिन्यूस रहे और औद्योगिक जो उत्पादन है उसको समय से निर्यात किया जा सके। तो औद्योगिक उत्पादों के निर्यात और औद्योगिक विकास के लिए इस योजना को स्टार्ट किया गया है। इसमें लिखिएगा, फर्स्ट लाइन में लिखिएगा औद्योगिक कॉरिडोर या गलियारा। औद्योगिक कॉरिडोर परियोजनाओं का निर्माण, कॉरिडोर या गलियारा परियोजनाओं का निर्माण औद्योगिक कॉरिडोर या गलियारा परियोजना का निर्माण, परियोजनाओं कर देना, परियोजनाओं का निर्माण का निर्माण औद्योगिक निर्यात एवं उत्पादन को बढ़ाने के लिए। भाई निर्यात बढ़ाएंगे उनका कंटिन्यूस, तो उत्पादन क्या होगा? अपने आप बढ़ेगा। परियोजनाओं का निर्माण औद्योगिक निर्यात एवं उत्पादन को बढ़ाने के लिए औद्योगिक निर्यात एवं उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जा रहा है, किया जा रहा है। तो ये योजनाएं प्लानिंग कंटिन्यूस बन रही हैं अपने, किया जा रहा है जिसमें प्रमुख, किया जा रहा है जिसमें प्रमुख कॉरिडोर, जिसमें प्रमुख कॉरिडोर, और आगे डैश करके लिखो सबसे पहला कौन सा है? DMIC, जिसमें प्रमुख कॉरिडोर नाम क्या है इसका?
दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा या इंडस्ट्रियल कॉरिडोर? दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, DMIC, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। सहयोग इसमें किसका रहेगा? जापान के सहयोग से। लंबाई कितनी है इसकी? आजकल कई जगह गवर्नमेंट साइट पे ये भी आने लग गई 1506 किलोमीटर। पुराने डेटा में तो यही लिखा हुआ है 1483 किलोमीटर, लेकिन अभी राजस्थान के जो DMIC कॉरिडोर को लेके जो साइट है उसके ऊपर 1506 लिखा है इस बार, कि इस परियोजना की जो टोटल लेंथ है 1506 किलोमीटर, क्योंकि वो स्टार्टिंग में ये जो इन्होंने मानी है अनुमानित है। जब ये कॉरिडोर कंप्लीट बन जाएगा तो उसके बाद में इसकी परफेक्ट लेंथ आएगी। तो ये तो लगभग है, अभी लंबाई एक अनुमानित लंबाई के तौर पर है कि लंबाई इसके लगभग 1483 किलोमीटर के आसपास रहेगी। तो अभी निर्माण कार्य चल रहा है, तो अब इनको ये लग रहा है कि शायद इसमें 15-20 किलोमीटर और बढ़ सकते हैं, तो उन्होंने ऐड कर दिया। और लास्ट में बनने के बाद पता चला कि कॉरिडोर की लंबाई केवल 1380 किलोमीटर ही है, तो लास्ट में फाइनली लिख देंगे 1380 किलोमीटर। और फिर बनने के बाद यदि ये लगा कि भाई 1680 किलोमीटर चला गया, तो बाद में फाइनल लेंथ, तो फाइनल लेंथ नहीं है अभी तक, कि एक अनुमानित लेंथ है कि लगभग ये इतनी लेंथ का हो सकता है। तो 150 किलोमीटर अभी इसमें भूल चूक मान्य होगी, यानी जो डेटा हमें दिया हुआ है, हालांकि इतना फैक्चुअली पूछते नहीं है, लेकिन भरोसा नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक रिव्यू में डेटा सारे अवेलेबल हैं, तो ये आजकल क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं। योजना से संबंधित 4-5 पॉइंट देंगे कि दिल्ली और मुंबई के बीच जापान के सहयोग से बनाई जा रही है, तो अपने को पता होना चाहिए जापान का कॉपरेशन है या नहीं है। इस योजना की कुल लंबाई इतनी है, यह देश के इतने राज्यों से गुजरेगी, तो ये देश के मुख्यतः कितने राज्यों को कनेक्ट करती है? 6 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। 6 में कौन कौन है? 6 में हम हैं, राजस्थान। हमारे पड़ोसियों में पंजाब नहीं है, कितने हो गए? 5 हम हो गए, और 5 पड़ोसियों में से पंजाब को कम करके 4 वो हो गए, कितने हो गए? 5। और दिल्ली मुंबई कॉरिडोर है, तो एक दिल्ली केंद्र शासित राज्य हो गया और एक मुंबई यानी महाराष्ट्र हो गया। तो हम, हमारे पड़ोसी पंजाब नहीं है, हमारे पड़ोसी, और दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में दिल्ली और मुंबई यानी महाराष्ट्र, तो ये राज्य इसमें शामिल है। ये लिखवाए मैं शायद मेरे सारे। लंबाई 1483 किलोमीटर, और जो प्रेजेंट में जो लेंथ मानी जा रही है वो ये है। अगर ये अवेलेबल नहीं हो तो आंसर फिर यही रहेगा, और अगर वो अवेलेबल हो तो आंसर वो हो जाएगा। अगर दोनों ही अवेलेबल हो तब संकट या समस्या है। अभी लेटेस्ट ये दिया हुआ है साइट पे, तो मेरे हिसाब से 1506 करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बुक्स में हालांकि हमारे फिर भी यही आ रहा है 1483 किलोमीटर। इसका मीनिंग एग्जामिनर है दोनों फैक्ट एक साथ मेरे हिसाब से नहीं रखेगा। ये कहां से कहां तक है? दादरी यूपी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई, इन दोनों के बीच में। और इसका जो विस्तार किया गया इसमें टोटल कितने इंडस्ट्रियल क्षेत्र हैं?
वेरी गुड। 24 औद्योगिक क्षेत्र और कितने इन्वेस्टमेंट जोन? 8, यानी टोटल 32 सेंटर इसमें बनाए गए हैं। इसमें कोई और बढ़ा तो नहीं दिया है इन्होंने, क्योंकि अपडेट होता रहता है कंटिन्यूस से। यही डेटा है अभी तक तो इसमें। तो जो राजस्थान में लिखवाया है वो करवाया हुआ है ना आपको, तो ये इसमें लास्ट में नोट में लिख दीजिए इसमें। इस औद्योगिक गलियारे में, इस औद्योगिक गलियारे में कुल इंडस्ट्रियल रीजन यानी कुल औद्योगिक क्षेत्र 24, इन्वेस्टमेंट जोन या क्षेत्र हैं 8। कुल कितने? 32। इस गलियारे में कुल 32, यानी इंडस्ट्रियल क्षेत्र के रूप में 24 और इन्वेस्टमेंट क्षेत्र 8। तो यह औद्योगिक गलियारे में कुल 32 नोड या केंद्रों का निर्माण किया जाएगा, या 32 केंद्रों का निर्माण, इतना ही लिख दो जिसमें से ये डिटेल है, या ये कवर करके आगे लिख दो का निर्माण। 32 यानी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन्वेस्टमेंट क्षेत्र का निर्माण। राज्य वगैरह आपको लिखवाए हुए हैं वहां पर, राजस्थान में भी करवाए हुए हैं ना पूरे, वापस रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से तो राज्य। इसके बाद में नेक्स्ट अगला हेडिंग डालिएगा। ये कॉरिडोर के अंदर अभी कुछ प्रमुख कॉरिडोर और भी हैं, जैसे कि देश में इस कॉरिडोर के अलावा कुछ प्रमुख कॉरिडोर, जिसमें जैसे कि इंडिया में हम देखते हैं, एक तो ये डीएमआईसी कॉरिडोर के रूप में फेमस है। एक इस साइड में पंजाब अमृतसर से लेके यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा का पार्ट भी है इसमें, उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। कौन सी लोकेशन है? कोलकाता, अमृतसर। ये इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर होते हैं, इनका एक इन्फ्लुएंस जोन होता है। इन्फ्लुएंस जोन यानी इनका प्रभाव क्षेत्र। जैसे अपने वाले का इसका जो मेन कॉरिडोर है, उसका प्रभाव क्षेत्र उसके दोनों ओर कितने किलोमीटर तक है? दोनों तरफ 150 किलोमीटर, यानी 300 किलोमीटर के डिस्टेंस में इसका इन्फ्लुएंस है। कोई भी 300 किलोमीटर की दूरी में कोई इंडस्ट्रीज होगी तो उसको इस कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा, यानी जो मेन मार्ग है उससे कनेक्ट किया जाएगा, सड़क का, रेलवे का, इनका निर्माण करके उस माल को इस मेन कॉरिडोर तक लाया जाएगा और इस कॉरिडोर के ऊपर कनेक्टिविटी अच्छी होगी। अब ये वाला जो है अमृतसर वाला, ये पंजाब हरियाणा, पंजाब से अलग हुआ था हरियाणा, यूपी उत्तराखंड, यूपी से अलग हुआ था उत्तराखंड, बिहार झारखंड, बिहार से अलग हुआ था झारखंड, एवं पश्चिमी बंगाल। कोलकाता आ रहा है ना, तो पश्चिमी बंगाल। कौन कौन से राज्य हैं? पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ये रहेंगे अमृतसर और कोलकाता
कॉरिडोर के ऊपर। फिर इस साइड में भारत के पूर्वी तट से मुख्यतः चेन्नई तक इसको जोड़ने वाला ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर को नाम दिया गया है ईस्टर्न कोस्ट, पूर्वी तट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ईस्टर्न कोस्ट यानी पूर्वी तट, इकोनॉमी यानी आर्थिक, कॉरिडोर यानी गलियारा। तो भारत में पूर्वी तटीय जो गलियारा है वो कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वी तटीय राज्यों में स्थित है। तो इस गलियारे का विकास है पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु। पूर्वी तट पे कितने राज्य थे? 4, और पश्चिम पे और तटीय राज्यों की संख्या कितनी है टोटल? 9। इसके बाद में इस साइड में कौन सा गलियारा है, समझ में आ गया? चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा। अब इस चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक गलियारा में एक तो एक कर्नाटक, कुछ इसमें केरल का पार्ट भी ऐड है, और फिर इस साइड में तमिलनाडु। कौन सा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है? बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ये बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। फिर बेंगलुरु चेन्नई, फिर चेन्नई इस साइड में कोलकाता तक पूर्वी तटीय इंडस्ट्रियल जोन, फिर बाद में कोलकाता से लेके अमृतसर, और फिर इस साइड में हरियाणा यूपी के टच से लेकर और नीचे मुंबई तक। इसका मीनिंग देश के अंदर जो मेन इंडस्ट्रियल रीजन है उन सबको कनेक्ट करने के लिए ये 5 प्रमुख औद्योगिक गलियारे घोषित किए हुए हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो औद्योगिक गलियारे के रूप में सबसे ज्यादा चर्चाओं में जो है वो DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो अन्य प्रमुख औद्योगिक गलियारे उनके सिर्फ नाम लोकेशन लोकेशन लिख दो। डायग्राम बना रहे हो? इसमें डायग्राम बना लो ताकि समझ में आ जाए। अमृतसर कोलकाता, बाद में पूर्वी तटीय आर्थिक गलियारा है, ये इस साइड में वेस्ट बंगाल से लेके नीचे चेन्नई तक। नाम लिखवा के इनके क्षेत्र लिखवा देंगे आगे कौन कौन से क्षेत्रों से संबंधित हैं। यहां से स्टार्ट करके हम इस साइड में यूं क्लॉकवाइज लेकर आएंगे, ऊपर से लेके और इस साइड में, यानी लिखते टाइम। तो लिखने में सबसे पहले लिखेंगे अपन अमृतसर और कोलकाता। तो एक साइड में तो लिख दो औद्योगिक गलियारा, और एक साइड में इसका जो विस्तार या एक्सटेंशन है वो कौन कौन से राज्यों में है। तो औद्योगिक गलियारा पहला कौन सा है? अमृतसर, कोलकाता। अमृतसर कोलकाता, आगे शब्द वही लिखा जाएगा औद्योगिक गलियारा। तो लिखना चाहो लिख दो, अदरवाइज रहने दो। अमृतसर कोलकाता। अब विस्तार के अंदर इसमें स्टेट कौन कौन से हैं? तो इसमें जो मुख्य राज्य था उससे अलग व राज्य वो जोड़े में लिखना आप, जैसे पंजाब हरियाणा, यूपी उत्तराखंड, बिहार, बिहार से अलग हुआ झारखंड एवं पश्चिमी बंगाल। कोलकाता नहीं, पश्चिमी बंगाल। तो पंजाब हरियाणा यूपी उत्तराखंड बिहार झारखंड। तो विस्तार वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा रखना है इसमें ताकि राज्य लिखे जाए आराम से। इसके बाद में नेक्स्ट है पूर्वी तट आर्थिक गलियारा, यानी ईस्टर्न कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसको एक नाम और भी दिया गया है विजाग, विजाग चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर।
इसी का एक दूसरा नाम और भी है। क्या चीज? हाँ, बिहार, झारखंड और लास्ट में रहेगा पश्चिमी बंगाल। कोलकाता है ना, तो कोलकाता एक खंड पश्चिमी बंगाल तो रहेगा इसमें। तो ये दो दो तो हैं आपके जुड़े हुए राज्य जो कहीं ना कहीं पहले एक थे और बाद में विभाजित हुए हैं। पंजाब से हरियाणा, यूपी से उत्तराखंड, बिहार से झारखंड। तो छह तो ये हो गए और एक पश्चिमी बंगाल। तो ग्रुप में याद करोगे जल्दी याद हो जाएंगे, रटोगे तो बाद में एक एक 7 राज्य हो जाएंगे बाद में, तो बाद में थोड़े मुश्किल याद होते हैं। अब ये सेकंड है, यहां से मुख्यतः वेस्ट बंगाल से लेके और नीचे तमिलनाडु तक, इसको नाम दिया जाता है ECEC, यह इसका जो दूसरा नाम है विजाग चेन्नई, विजाग चेन्नई। और आगे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी VCIC। तो दूसरे का नाम लिखिएगा पूर्वी तटीय आर्थिक गलियारा। दूसरा नाम है इसका चेन्नई, चेन्नई के, सॉरी विजाग चेन्नई, डायरेक्ट चेन्नई नहीं है, विजाग चेन्नई औद्योगिक गलियारा। इसमें भारत के पूर्वी तटीय राज्यों के नाम लिख दो, कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, कोलकाता नहीं, वेस्ट बंगाल, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। विस्तार वाले की ओर तरफ लिख दीजिएगा, पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। वैसे लगभग नाम से अंदाजा लग जाएगा आपको कि भाई पूर्वी तट की बात हो रही है, तो पूर्वी तटीय राज्य, या पूर्वी तट के नाम से नहीं आ रहा तो विजाग चेन्नई के नाम से आएगा, तो विजाग चेन्नई वाला पूर्वी तट वाला ही है। तो इनके नामों को रटने का प्रयास नहीं करें, याद नहीं हो रही कोई बात नहीं, पूर्वी तट समझ जाओ बस, पूर्वी तटीय गलियारा है ये। तो पूर्वी तट पे तट वाले चारों राज्य रहेंगे, या विजाग चेन्नई वाले पे चारों रहेंगे। फिर इस साइड में नेक्स्ट कौन सा है? बेंगलुरु चेन्नई। तो नेक्स्ट लिखो बेंगलुरु चेन्नई कॉरिडोर या गलियारे की तरफ। बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक गलियारा। तो बेंगलुरु चेन्नई है, इसका विस्तार है, एक तो मुख्यतः बेंगलुरु यानी कर्नाटक, और इसमें इस तरीके से लिख सकते हो आप इनको, KKT, और इसमें आंध्र प्रदेश भी शामिल रहेगा, यानी इसका इन्फ्लुएंस जो है वो आंध्र प्रदेश में भी है। KKT के नीचे ब्रैकेट में लिख सकते हो केरल, कर्नाटक, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो नीलगिरी का विस्तार है ना अपने KKT के अंदर, नीलगिरी पहाड़ियां केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो KKT प्लस आंध्र प्रदेश, तो इसका इन्फ्लुएंस जोन आंध्र प्रदेश में भी, यानी प्रभाव क्षेत्र आंध्र प्रदेश में भी है, ये प्लस है इसमें। बेंगलुरु चेन्नई के बाद में नेक्स्ट बेंगलुरु मुंबई, यानी बेंगलुरु मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ये मुख्यतः 2 राज्यों में है, बेंगलुरु मुंबई
औद्योगिक गलियारा कहां पर है? बेंगलुरु यानी कर्नाटक और मुंबई यानी महाराष्ट्र। और लास्ट मुंबई वाला कहां तक? दिल्ली या यूं कहें यूपी ना, यूपी दादरी तक। नाम ऐसे मुंबई और दिल्ली मुंबई के नाम से दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी डीएमआईसी के नाम से प्रसिद्ध है, दिल्ली मुंबई औद्योगिक गलियारा। इसमें टारगेट राजस्थान को करके लिखना है आपको। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम लिख दो, पंजाब का नाम नहीं लिखना है। राजस्थान, हरियाणा, ऊपर से नीचे की ओर कंटिन्यूस। राजस्थान के उत्तर पूर्व में हरियाणा, हरियाणा के नीचे की ओर यूपी, यूपी के बाद में एमपी, उसके बाद गुजरात, महाराष्ट्र एवं दिल्ली। तो देश में मुख्यतः इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट के लिए उन क्षेत्रों को जो औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित है उनको विकसित करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए, लोगों को एक निश्चित या यूं कहें कि रोजगार की एक तरीके से उनको जो निरंतरता है वो उपलब्ध करवाने के लिए, और भारत के औद्योगिक निर्यात को बढ़ाने के लिए, यानी देश को इंडस्ट्रीज में एक तरीके से आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, ताकि उस कॉरिडोर के अंदर अगर माल अच्छे से निर्यात होगा तो वहां हर कोई व्यक्ति मोटिवेट होगा कि मैं इंडस्ट्रीज स्थापित करूं। तो ये है अपने कॉरिडोर प्रोजेक्ट। भारत में जो प्रमुख 5 कॉरिडोर प्रोजेक्ट चलते हैं वो है। यस, लेंथ तो इनमें देखनी पड़ेगी, डिस्टेंस का मेरे हिसाब से तो इसमें ये जो अमृतसर, कोलकाता, ये सबसे लेंथ वाला होना चाहिए भाई। लेंथ इनकी कहीं मेंशन नहीं है, तो लेंथ तो इनको देख लेना आप लोग। आएगी नहीं एग्जाम में, क्या मतलब है, फैक्ट याद मत करो इतने भाई, इतनी सारी चीजें याद हो जाएं ये अपने आप में बड़ी बात है। इसके बाद में अगला पॉइंट कल करवाएं फिर।